5 मिनट के अंदर में बैलेंस शीट बड़ी आसानी से हम लोग अभी सीखने वाले हैं। बैलेंस शीट क्या होता है? कंपनी का बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट के साल के एंड में क्या एसेट्स हैं क्या लायबिलिटीज है इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। साल के एंड में कंपनी की पोजीशन जानने के लिए या किसी भी फर्म की पोजीशन जानने के लिए, परफॉर्मेंस नहीं, पोजिशनल स्टेटमेंट जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। मतलब कितने उसके पास में एसेट्स है और कितनी उसके पास में लायबिलिटीज है, उसके ऊपर में एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर में बेस्ड जो हम साल के एंड में पोजीशन जानने के लिए या साल के शुरुआत में उसकी पोजीशन जानने के लिए जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर या साल की शुरुआत में बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट, अगर साल के एंड में बना रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो फॉर्मेट आप लोग सीखे, आप लोगों ने सीखा हॉरिजॉन्टल फॉर्म। किस फॉर्मेट में सीखे हो? हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों की लायबिलिटीज होती थी और राइट हैंड साइड में आप लोगों का एसेट्स होता था। अब आप लोग जो इस बार कंपनीज अकाउंटिंग में सीखने वाले हो, ये सीखने वाले हो वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाना। एज पर द शेड्यूल 6 ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ना होकर के वर्टिकल फॉर्म में होती है। अभी वर्टिकल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, जो मैंने शेड्यूल 6 पार्ट 3 नाम लिया, ये किसका नाम लिया? कंपनी एक्ट के अंदर में इस शेड्यूल 6 के पार्ट 3 के अंदर में आपको एक्सप्लेन किया गया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में। मतलब ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है ये पार्ट 3 ऑफ द शेड्यूल 6 में एक्सप्लेन किया गया है। कुछ बुक में आपको आगे पीछे मिलेगा क्योंकि वो एडिशन जो शेड्यूल्स होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। आगे देखते हैं ये प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट किया गया, ये फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया गया? वर्टिकल फॉर्म में। मतलब आपके एसेट्स को देखना ध्यान से, ये लायबिलिटी साइड था, ये एसेट साइड था, आपके एसेट्स को उठा के लायबिलिटी के नीचे रख दिया गया। क्या बोला? आपके एसेट्स को लायबिलिटीज के नीचे उठा के रख दिया गया। और फॉर्मेट आपका जो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनता था, फॉर्मेट कैसा बनेगा? ऐसे वर्टिकल फॉर्म में बन गया। मतलब आपका बैलेंस शीट ऐसा ना बन करके सिंगल कॉलम में बन गया। ये इसलिए क्योंकि कंपैरिजन करना, इंटर फॉर्म और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। इंट्रा फॉर्म मतलब अपने ही फॉर्म के पिछले साल के बैलेंस से कितना इस साल ग्रोथ हुआ एसेट्स में या लायबिलिटी में, जो भी, वो कंपैरिजन करना आसान हो सके, इसको बोलते हैं इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। दो फर्म के बीच में कंपैरिजन है, मतलब मेरी फर्म का बैलेंस और मेरे कॉम्पिटिटर के फर्म के बैलेंस शीट के बैलेंस में कितना डिफरेंस है, कितना परसेंट वो ज्यादा एसेट्स का लागत लगा के रखा है या कम लगा के रखा है, उसको कंपैरिजन करना आमने सामने ईजियर हो गया वर्टिकल फॉर्म में। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कैसे आप एक और कॉलम बना पाते, लेकिन यहां देखो अगर आपके फर्म का करंट ईयर का बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड कंपनी। अब अगर आपके पास में करंट ईयर का बैलेंस है और आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस अपने ही कंपनी का कंपैरिजन करना हो, तो यहाँ आप करंट ईयर का बैलेंस लिखो, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिखो, तो कितना परसेंट बढ़ा घटा आप आगे आसानी से निकाल सकते हो। तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाने में कंपेरिजन ईजी हो गया। इसीलिए कंपनीज अकाउंटिंग बोलती है कि आप बैलेंस शीट किस फॉर्म में बनाएंगे? वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे, ना कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। पार्टनरशिप में आज भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से वहां आज भी बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनती है? हॉरिजॉन्टल। कंपनीज एक्ट 1956 जब था भारत में, तब भी बैलेंस शीट कैसी बनती थी? हॉरिजॉन्टल। पर कंपनी एक्ट 2013 के अमेंडमेंट आने के बाद से, मतलब उसी एक्ट को रिवाइज किया गया और वापस से कंपनी एक्ट 2013 बनाया गया, तो उसमें बैलेंस शीट को जो फॉर्मेट है 1956 में हॉरिजॉन्टल, उसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया? वर्टिकल कर दिया गया। अब यहाँ पे आपका वही पहला टर्म इक्विटीज एंड लायबिलिटी, क्योंकि शेयर होल्डर से पैसा आ रहा है ना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दो प्रकार के शेयर होल्डर होते हैं, इसलिए पहला नाम पड़ गया। जो लायबिलिटीज आप लिखते थे, पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा, नोट नंबर का कॉलम रहेगा, करंट ईयर का बैलेंस, बैलेंस ऑफ द करंट ईयर एंड बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, यदि आपको कंपैरिजन करना है तो। अगर नहीं करना है तो ये बैलेंस शीट में नहीं रहता है। प्रोफॉर्मा में आपको दिया होगा प्रीवियस ईयर का बैलेंस का भी एक कॉलम, पर उसे समझाने के लिए दिया है, उसका यूज आपको बैलेंस शीट बनाने के समय में नहीं आएगा। अभी आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का जो बैलेंस है वो कैसा रहता है? तो इसके अंदर में आप जो मर्जी वो लिख देते थे, जहां मर्जी वहां कैपिटल, जहां मर्जी क्रेडिटर, जहां मर्जी बिल पेबल, जो भी आपको लायबिलिटी का लगता था भाई आप सीधा पोस्टिंग कर देते थे। आप ना लिक्विडिटी का ध्यान रखते थे ना परमानेंस का ध्यान रखते थे। जहां पे वहां भी ऑर्डर हुआ करता था, याद करेंगे अगर आप, तो वहां पे दो ऑर्डर्स में आप बैलेंस शीट मेंटेन करते थे, एक लिक्विडिटी बेस पे, एक परमानेंस बेस पे। पर आप तो वो भी नहीं करते थे और आप लिख देते थे, और आपके जो स्कूल के टीचर्स थे वो भी मार्क्स देते थे। चलो बच्चा कम से कम इतना तो डिस्टिंग्विश करना जाना कि एसेट्स लायबिलिटी क्या होती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, अब आपको इक्विटीज एंड लायबिलिटीज एक अलग कॉलम रहता है और एसेट्स आप लोगों का एक अलग कॉलम रहेगा। एसेट्स आप लोगों का एक अलग कॉलम रहेगा। अब क्या है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर में आप लोगों का जो पहला कॉलम रहेगा वो रहता है शेयर होल्डर्स का फंड।
इसके अंदर में भी टर्म फिक्स रहेंगे कि इसके अंदर में क्या आएगा, इसके अंदर पहले में आता है शेयर कैपिटल, दूसरे में आता है जो रिजर्व एंड सरप्लस, आप जनरल रिजर्व ये सब रिजर्व्स बना के रखते थे, प्रोविजन फॉर मशीनरी रिजर्व, तो प्रोविजन नहीं रिजर्व बोल रहा हूं मैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस यहां आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होते हैं तो ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब मैं पूरा बैलेंस शीट ऑफ द प्रोफार्मा समझाऊंगा आगे वॉल्यूम 3 की बुक में। मतलब आप वारंट्स इशू करके, जैसे आप लोग को अरेस्ट वारंट निकलता है ना, वैसे ही शेयर वारंट, तो शेयर वारंट इशू करके तत्कालिक पैसा गेन करना या कंपनी के द्वारा लेना, उस पैसे को हम लोग बोलते हैं शेयर वारंट से मनी रिसीव होना। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। आगे बात करूं तो इसके बाद आता है यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर में जितने भी आप लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिए हैं, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो आपके साल भर के अंदर में पे नहीं करनी, उसके अंदर में भी 4 हेड रहते हैं जो फिक्स्ड हैं क्या क्या रहेगा। और इसके बाद आता है आपका करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर भी 4 हेड रहेंगे जो फिक्स है, उसके अंदर में क्या क्या आएगा। मतलब कि आप कहीं और कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको प्रॉपर हर एक चीज को उसके अंदर में ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद एसेट्स में भी ऐसी है, नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंदर में भी 4-5 आइटम रहेंगे आपके एसेट्स के अंदर में, और करंट एसेट्स इसके अंदर में भी 3-4 आइटम फिक्स रहेंगे। तो जितना आपका देख लो, जितना आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का टोटल आएगा ना, यहाँ पे ये सारे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के बैलेंस का टोटल जो भी आएगा ना, उतना ही किसके बराबर आना चाहिए, एसेट्स का भी टोटल उतना ही आना चाहिए आपका, तभी तो बैलेंस शीट क्या होगी आपकी, मतलब ये इसके बराबर आएगा, तभी तो बैलेंस शीट टैली होगी। क्या बोला समझ में आया। और हेड एंड सब हेड फिक्स है इसमें। तो ये नोट नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, नोट नंबर का इंपॉर्टेंस है कि इसके लिए अलग से नोट टू अकाउंट्स बन जाता है। इसी बैलेंस शीट के नीचे में जो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, क्या बन जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब उसी के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पे। ये नोट टू अकाउंट्स आपका एक, अच्छा ये एक स्टेटमेंट है, ये साल के एंड में बनता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है, पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं बनता है ना, तो एक समय से एक समय तक का नहीं बनता है, ये एक स्टेटमेंट है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे बनता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को क्लास 11 में पहले ही समझा चुका हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में क्लास 11 के वीडियोस को चेक कर ले, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। BRS के मेरे वीडियोस डले हुए, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, तो 2 वीडियो डले होंगे। तो यहाँ पे नोट टू अकाउंट्स आपको, जैसे अगर आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल मान लो हम शेयर कैपिटल लिख रहे हैं, हम कंपनीज की जो अभी इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या यूज करेंगे, हमको सिर्फ यूज होना है ये शेयर कैपिटल, और हमको क्या यूज होना है यहाँ से, करंट एसेट से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या यूज होना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज होना है। बस ये 2 चीज यूज होना है हमको, और कुछ यूज नहीं होना है। एक तो हमको यूज होना है क्या, शेयर कैपिटल, और दूसरा हमको यूज होना है क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसीलिए हम जब यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम एक बैलेंस शीट का पार्ट बनाएंगे जितना हमको इशू ऑफ शेयर्स में जरूरत है। तो अभी शेयर कैपिटल में जो अमाउंट हम दिखाते हैं, तो कितना रुपए, मान लो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए कहाँ से आया और कैसे आया, ये इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन तो यहाँ तो नहीं होती, तो वो होती है नोट नंबर 1 में या नोट नंबर 2, जो भी आप इसको नोट नाम दे रहे हैं। चालू है ना, देख, हाँ। तो अब ये नोट टू अकाउंट्स में यहां पे लिखा जाता है पहला वही नोट नंबर का रेफरेंस, और यहां पे लिखा जाता है क्या, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में 3 प्रकार की बातें आप लोग जो पढ़े हो, ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या आप इसको दिखाओगे ऑथराइज्ड कैपिटल को, क्या आप ऑथराइज्ड कैपिटल को शेयर कैपिटल के अंदर दिखाओगे, क्या आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल लायबिलिटी है, नहीं। ऑथराइज तो आपको एक मैक्सिमम लिमिट बताता है कि आपकी कंपनी मान लो 1 लाख शेयर्स के लिए मैक्सिमम कैपिटल के लिए वो ऑथराइज करी थी, ऑथराइज्ड हुई थी रजिस्ट्रार के पास से, 5 रुपए के हर एक शेयर की प्राइस थी, या 10 रुपए शेयर्स की प्राइस थी पर शेयर की। तो 5 लाख रुपए के लिए आपका क्या था, सॉरी 5 लाख बोलता हूं मैं, 10 लाख रुपए के लिए आपका ऑथराइज्ड कैपिटल था। अब इस ऑथराइज्ड कैपिटल में से आपने कितना इशू किया, आपने जनता को इशू किया मान लो, तो उसको हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। जब कंपनी इशू करती है पब्लिक को, तो इशूड कैपिटल में आप मान लो इशू करें 80,000 शेयर, पूरा 1 लाख शेयर आपने इशू नहीं किया ऑथराइज का, आपने सिर्फ 80,000 ही, अभी आपको 80,000 शेयर पे ही पैसे की जरूरत थी, 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए पर शेयर प्राइस। तो आपको कितना रुपए मार्केट से आप उठा रहे थे, 8 लाख रुपए।
ये मैं 8 लाख शेयर बोला, ये 80,000 शेयर इशू किया। कभी भी याद रखना ऑथराइज्ड शेयर से ज़्यादा कभी इशूड शेयर नहीं हो सकता। तो ऑथराइज्ड ही 1 लाख शेयर है, तो उसमें से कितना शेयर इशू किया है? 80,000। तो 8 लाख रुपए मंगाया। ये भी आप वहां नहीं दिखाएंगे, आप क्या दिखाएंगे? जितना लोगों ने पैसा दिया, ए, बी एंड सी। तो इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब कैपिटल में आपका आ जाएगा, जैसे कि यहां पे आप लोगों ने सब्सक्राइब किया 50,000 शेयर्स के लिए, 50,000 शेयर्स के लिए आपको पैसा दिया, मतलब आप अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया ये आपको पूरा 80,000 पे पैसा नहीं मिला। अच्छा, ये अंडर सब्सक्रिप्शन जो है ना, ये अलॉट ही नहीं होता क्योंकि ये 90% से कम है। 50,000 इज लेस देन 90%। और मैंने आपको बताया ना, सेबी का एक एक्ट बोलता है कि अगर आपका 90% से कम होता है तो वो पैसा रिफंड हो जाता है। मतलब अगर आपका इशूड से 90% से कम है आपका अगर सब्सक्राइब अमाउंट, तो वो पैसा रिफंड हो जाता है। इसीलिए अगर ये 50,000 इंटू 10 हो रहा है तो वो रिफंड हो जाता है। पर यहाँ आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, तो ये कितना रुपया हो गया? 5 लाख रुपया हो गया। तो जो सब्सक्राइब वाला पैसा होता है ना, वही उठ करके जाता है कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। अब इसके आगे के वीडियो में मैं आपको कभी और समझा दूंगा कि इसमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है। फिलहाल आपको आपके जो अकाउंटिंग में जो आप बनाना शुरू करेंगे, मतलब जब मैं आपको क्वेश्चन डील कराऊंगा इस बैलेंस शीट की, तब मैं वहां पे और डिटेलिंग में इस पूरे क्वेश्चन को बना के समझा दूंगा एक क्वेश्चन के साथ में। ये मैंने आपको एक प्रोफॉर्मा समझाया कि आपको बैलेंस शीट बनानी कैसे है। आपको यहाँ पे सिर्फ इक्विटीज एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल दिखाना है, यहाँ पे कंपनीज अकाउंटिंग के अंदर में इशू ऑफ शेयर में, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाना है। और इसकी डिटेलिंग कहां पे होगी? तो नोट टू अकाउंट्स में, इसी तरीके से ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब में होगी। क्लियर है? समझ आया बैलेंस शीट क्या बनाना है, कैसे बनाना है?